हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू आवर एनलाइटन एकेडमी। क्लास नाइन्थ लास्ट टाइम हमने आपके इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पीपल एज रिसोर्सेज, उसके हमने एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, और आज हम क्या करने वाले हैं उसके कुछ पीवाईक्यूज कह लो या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह लो। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है आपका पहला कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि जब कोई एक पर्सन जो होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल आ जाती है, ठीक है, यानी वो कुछ काम कर सकता है और उस काम की वजह से उसकी खुद की भी अर्निंग होती है और उसके वजह से वो कंट्री में भी कंट्री की जो आपकी इनकम होती है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो क्या ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ अ नेशन। क्लियर ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि मेंशन एनी 4 फैक्टर ऑन विच द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेड। कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अब फर्स्ट नंबर पे आती है पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से प्रोडक्टिव हो सकती है या फिर क्वालिटी कैसे उसकी बेटर हो सकती है। अगर लिटरेसी रेट अच्छा हो हमारी कंट्री के, यानी ऑलमोस्ट लोग जो है वो पढ़े लिखे हो, आगे हेल्थ उनकी अच्छी हो, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन जो है वो कितने टाइम तक किसी कंट्री के अंदर कोई पर्सन एवरेज कितने साल जी पाता है, ठीक है, और उसके बाद स्किल। ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जब एक साल के अंदर 1000 न्यू बॉर्न बेबी, कितना, दोबारा से मैं बताता हूं कि एक साल के अंदर 1000 न्यू बॉर्न बेबीज में से कितने बच्चों की डेथ जो है वो एक साल के अंदर में ही हो जाती है। तो अगर जितने बच्चों की डेथ हो जाती है पहले, तो उससे उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर ये किसी कंट्री में ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसी कंट्री की ज्यादा है, इसका मतलब वहां का हेल्थ की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है अपना कि व्हाट इज मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो 4 महीने खेती करते हैं, उसके बीच में 1.5-2 महीने का गैप, और फिर दोबारा खेती होती है, फिर दोबारा गैप होता है। तो ये जो गैप है बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर किसान कुछ नहीं करता, आराम से घर पे रहता है, ठीक है भाई। तो वही है, देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स वर्किंग इन शुगर मिल गेट अनएम्प्लॉयमेंट ओनली फॉर 4 और 5 मंथ इन अ ईयर, और उसके बाद क्या होते हैं, घर बैठे रहते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मेंशन एनी वन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या होता है आपका, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या कि मान के चलो क्या होता है कि अगर किसी काम को करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, तो वहां पे लोग काम कितने करते हैं, 5 या 6। तो अगर ये जो 4 बंदे, ये 3 बंदे जो एक्स्ट्रा है ना, उन्हें हम बोलते हैं कि वो उनके पास क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप जाओ तो खेतों में काम करने वाले, अगर आप मान के चलो जो काम है वो अगर 2 बंदे खत्म करते हैं तो उसके लिए कुछ घर के जो उनके मेंबर होते हैं वो सारे आके उन्हीं में काम करने लग जाते हैं। वो नहीं होते तो भी काम हो जाता, इजिली हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो जबरदस्ती जाकर उसमें काम करते हैं और हमें लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनकी जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा पर्सन है, ठीक है भाई। तो वो क्या हो गया आपके क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे क्या है कि विच इज द मोस्ट लेबर ऑब्जॉर्विंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है। व्हाट ट्रेंड हैज बीन रिसेंटली नोटिस इन टर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस सेक्टर एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट। अच्छा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा इसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इसमें भी रिसेंटली जो ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है कि
जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग हटकर और कहां जा रहे हैं, शिफ्ट कहां हो रहे हैं काम करने के मामले में, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर में। तो लोग जो है फार्मिंग से या एग्रीकल्चर से दूर होते जा रहे हैं और वो दूसरे सेक्टर में अपना हाथ आजमा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो सरप्लस लेबर होते हैं, एक्स्ट्रा लेबर होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है भाई। आगे क्या है कि हाउ आर द वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन्स इन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है वो देखते हैं कि द वुमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज लोअर वेजेस देन दैट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट आपकी जॉब्स होगी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जिन जो प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो सारी कंपनियां किस में आएंगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जो आपके ये छोटी मोटी शॉप्स वगैरह हो गई है ना, छोटी सी फैक्ट्री हो गई, तो वो सब किसके अंडर में आती हैं, आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। जैसे आपके फेरी वाले होते हैं, ठीक है, रेडी वाले लोग जो होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, आपके डेली वेजेस वाले लोग जो वो आपके किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो वुमेन्स की कंडीशन जो है, अब देखो पहले होता क्या था कि वुमेन्स को ना के बराबर पढ़ाया जाता था। आप अगर लिटरेसी रेटें देखें तो मेल से बहुत कम होती थी फीमेल्स का लिटरेसी रेट, बट कभी कंडीशन खराब हुई तो उन्हें भी काम करने जाना पड़ता था बाहर। अब उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो कहाँ जाएंगे फिर वो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए। तो वहां पर क्या मिलता है, उन्हें लो वेजेस मिलते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन और स्किल नहीं होती है, ठीक है। अब आगे, जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। उनके दूसरे क्या होता है कि एक तो उन्हें पे कब मिलता है, ऊपर से रेगुलर भी नहीं होता। रेगुलर का मतलब उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बिना किसी रीजन के या फिर कुछ भी हुआ तो उन्हें क्या कर देते हैं, जॉब से फायर कर दिया जाता है बिना किसी रीजन के, ठीक है भाई। बट ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। तो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज द अब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव्स हो गया, आपकी चाइल्ड केयर हो गया, तो इन सबको क्या होता है, ये सब चीजें नहीं मिलती हैं किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। और ये सारी फैसिलिटी कहां मिलती है आपको, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन 3 प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप होती है कौन सी होती है, आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है इसमें, मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड। मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी जॉब नहीं मिलती है। या फिर कभी क्या होता है कि आपने बहुत बार ये न्यूज में देखा होगा कि जो आपके पीएचडी होल्डर्स हैं वो आपके सी या फिर डी ग्रेड की जॉब्स के लिए भी भरते हैं, यानी स्वीपर्स जो हो गए आपकी सफाई कर्मी के लिए भी कौन भरते हैं, आपके पीएचडी होल्डर्स भरते। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है आपकी, जो कि क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेटेड। कहने का मतलब आपकी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग कर तो जाते हैं बट उनकी जॉब नहीं लगती और उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पैराडॉक्सिल मैन पावर सिचुएशन is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in other। अच्छा, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर मैन पावर बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे लोग भरे हुए हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ आपके सेक्टर ऐसे जहां पर आपको लोग मिलेंगे ही नहीं, मैन पावर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है भाई। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन बाय वन हैंड वाइल देयर इज ए हाँ, तो ये बेसिकली ये लाइन आपको ये बोलना चाह रही है कि जो आपके लोग, मतलब जो आपके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, इसमें क्या है कि लोग आप कहोगे तो टेक्निकली जो है वो एजुकेटेड तो है, उनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन उनके पास स्किल की क्या है, कमी है, उनके पास लैक ऑफ स्किल है, इसलिए वो बाहर जाते हैं जॉब लेने के लिए, तो उनसे बोलते हैं कि आपके पास ये स्किल है, नहीं होती, उनके पास डिग्रियां होती हैं सिर्फ, ठीक है। क्लियर चीज है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होते तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज। सबसे पहले क्या, आपकी पॉवर्टी।
तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी, ठीक है, कि द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग काम ही नहीं कर रहे तो उनके पास कहां से सैलरी आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी में रहेंगे लोग। तो पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, inability of educated people who are willing to work to find gainful unemployment implies a great social waste, ठीक है, कि एक पर्सन जो पढ़ लिख लिया है लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो फिर कोई फायदा नहीं, वो क्या है, बर्डन बन के बना रहेगा, ठीक है भाई। तो पहले क्या, पहला कॉन्सिक्वेंसेस में आपका पॉवर्टी, दूसरा इंक्रीज इन डिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो कि अगर मान के चलो कि एक पर्सन है, जैसे एक स्टूडेंट है, वो 25-26 की एज में उसकी जॉब नहीं लग रही है, तो अभी क्या है, वो बर्डन है किसके ऊपर, फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। क्लियर ये चीज। आगे तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपका, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अगर मनी है, पैसा है, तो आप और चीजें क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, या और फैसिलिटीज जो है उसे आप यूज कर सकते हो, बट आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जियोगे, ठीक है। कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी इज adversely affected when a family has to live on a bare substance level. There is a general decline in its health status and withdrawal from the school system, है ना, कि अगर एक फैमिली के पास पैसा है ही नहीं तो क्या होगा, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। उसके अलावा अगर कभी तबीयत वगैरह खराब होती है तो उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपने इलाज भी करा पाए, अगर हेल्थ कंडीशन कभी खराब होती है तो वही होगा कि आपका क्या होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, ठीक है भाई। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि सजेस्ट सम मेथड टू रिमूव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। देखते हैं कि किस तरीके से हम रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो पहला है प्रमोटिंग स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अगर गांव साइड में हम स्मॉल इंडस्ट्री या छोटी छोटी फैक्ट्रियां वगैरह खोल देंगे तो लोग जाएंगे, लोगों की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे क्या आपका, टेक्निकल एजुकेशन, कि जिस स्किल की मार्केट में डिमांड है और वो स्किल हमने अगर लोगों को सिखा दी तो उससे क्या होगा, उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, वो जाके अपना अर्निंग कर पाएंगे। आगे क्या है, प्रमोटिंग सप्लीमेंट वर्क्स लाइक एनिमल रियरिंग या फिर हॉर्टिकल्चर। जैसे हम पहले सिर्फ ग्रेन्स वगैरह की खेती करते थे, लेकिन अब क्या है, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गए, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, फिशरीज वगैरह। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हम करके क्या कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताई कि हमें जैसे कि आपको मैंने एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर किसी खेत के अंदर सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है पर वहां पे जाके 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग जो है उनकी नीड नहीं थी फिर भी वो जाके काम कर रहे हैं, तो 3 लोग जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे। हमें लगेगा कि वो काम कर रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा है वो लोग, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है कि फॉर अ कल्टीवेशन ऑफ 1 हेक्टेयर, ये तो मैंने बता ही दिया, तो आप पढ़ लेना, वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या आपका, कि पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ कंट्री हैज, ठीक है। तो आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कैसे कि एक किसी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट या इसेंशियल रिसोर्सेज में काउंट होता है, तो कैसे वो देखते हैं कि इट इज द वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर अदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। अब किसी कंट्री की ग्रोथ इस चीज पे पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है या फिर एबल है या नहीं, ठीक है। जैसे लैंड, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एटसेट्रा। अब आगे, फ्रॉम द इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री बिकॉज दिस हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि जितनी भी हमारे पास जमीन है, जितने भी हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, उसके अलावा आपके एल्युमिनियम के ओर्स है, गोल्ड के ओर्स है, ये सब तो ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक ह्यूमन
टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेगा, अपने जो पूरी स्किल का यूज नहीं करेगा, उस चीज को कैसे यूज कर पाएगा? तो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हम किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज को हम रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है आपका? ह्यूमन बन जाता है, क्योंकि बिना ह्यूमन के कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर चीज? जैसे चाइना जापान है, ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अपने लोगों में स्किल डेवलप कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं? एजुकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो काफी तेज हो चुकी है, ठीक है। तो अ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सन जनरेट मोर देन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो एक पर्सन जो कि ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, वो ज्यादा अर्निंग करेगा किससे? एक अनएजुकेटेड पर्सन से, ठीक है भाई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ह्यूमन, ठीक है भाई। तो ये था आपके टोटल 12 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आ भी रखे हैं इसमें से बहुत सारे, ठीक है। तो कर लेना आप इसको, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।